हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एसएससी जीडी की वैकेंसी को अनाउंस कर दिया है और वो आपके लिए खासा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये हो सकता है आपकी लाइफ बना दे। तो इसी को देखते हुए हमने इसका नोटिफिकेशन उठाया है और इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे जो इस एग्ज़ाम के या इस वैकेंसी में मांगी जाएंगी आपसे, और आपको क्या चाहिए, कितना आपका क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्या इसमें सिलेबस इसका क्या है, और इसमें और सारी क्या प्रक्रियाएं हैं, वो आप सबको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें जान लेना है कि जो एसएससी है उसने आपके लिए कुछ डेटें निर्धारित की हैं, जिसमें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके लिए है, ये डेट दिया है एप्लीकेशन का। जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा वो अगस्त में होगा, 31 तारीख को, 31 अगस्त 2021 को होगा। और इसके पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है कैसे भी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए इसका वैकेंसी का थोड़ा सा जानकारी आपको दे देंगे कि वैकेंसी कितनी है और इसका ग्रेड पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले वैकेंसी के अगर हम बारे में बात करेंगे तो वैकेंसी आपके लिए होल टोटल निर्धारित की गई है 25,000 ग्रैंड टोटल आपके लिए वैकेंसी निर्धारित की गई है। और सबसे खासा इम्पोर्टेंट है कि इसके पे स्केल आप देख रहे हैं 21 से 69,000 रुपये के बीच में आपको इस वैकेंसी में पे स्केल मिलेगा। इसके अलावा इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ, जितने भी आपके मन चाहे पोस्ट हैं वो सभी इसमें आपको दिए जा रहे हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करेंगे। तो अगर हम एज लिमिट की इसमें बात करेंगे तो आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है कि एज लिमिट में आप देखेंगे कि इसमें लगभग 18 से वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2021 तक होगा वो बच्चे इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। क्योंकि इसके अलावा लिखा गया कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न दैन 2 अगस्त 1998, 2 अगस्त 1998 के पहले जन्म न होना चाहिए और उसके 1 अगस्त 2003 के बाद भी जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस डेट के अंदर ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो डेट आपका काउंट किया जाएगा वो डेट आपका 1 अगस्त 2021 के दिन से काउंट किया जाएगा। आगे चलते हैं। डेट, अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें एज रिलैक्सेशन का भी मसौदा होता है और आपके लिए एज में छूट भी मिलती है। तो इसमें जान लेते हैं कि एससी को सबसे पहले छूट मिलती है 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, अगर ई एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल की छूट मिलेगा। अगर लिखा है फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि कैंडिडेट एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स एंड कम्युनल राइट्स 2002 इन गुजरात, तो अगर इसमें से आप हैं तो आपको भी 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आपको 1984 के राइट्स में आप डिपेंडेंट हैं विक्टिम के और 2002 अगर ओबीसी हैं तो आपको 8 साल की छूट मिलेगी। तो ये घबराना नहीं है, आप ओवर एज नहीं हुए हैं। आगे चलते हैं, कुछ खास सेगमेंट्स पे हम देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या चीज़ कब क्या मांगता है और इसमें क्या ज़रूरत होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम अगर इसमें बात करेंगे तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि मस्ट बी हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन क्लास, यानी आपको 10 पास करना ज़रूरी है, आपका 10 पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके लिए कैंडिडेट हैव नॉट एक्वायर द एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट विथ नॉट बी एलिजिबल। अगर आप इसके डेट के पहले या कोई उपाधि लेते हैं तो ही वो मान्य होगा, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जानना बहुत अच्छा हो गया कि केवल इसमें आपके लिए हाई स्कूल ही
क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। आगे चलते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा तो 5% का मैक्सिमम नंबर मिलेगा, बी होगा तो 3% का मिलेगा, ए होगा तो 2% का मैक्सिमम आ रहा है। एग्ज़ामिनेशन के जितने भी नंबर होते हैं उसका नंबर आपको दिया जाएगा। अगले चलते हैं। ये कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसमें क्या साइज़ रहेगा फ़ोटो का, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपकी यहाँ दी गई है कि फ़ीस कितनी है और चालान आप कब तक जमा कर सकते हैं। तो ये तो एसेंशियल बात हो गई, ये आप कहीं से भी डाल सकते हैं। सबसे ख़ास बात है कि ये यहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात है। आप जहाँ से भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद आप उसी रीजन के हिसाब से एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे आपको इलाहाबाद सेंटर से एग्ज़ाम देना है तो आपको हमेशा सेंट्रल रीजन ही चूज करना है, तब जाके आप इलाहाबाद सेंटर से एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके अलावा आगे दिए हैं, इसी हिसाब से आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कहाँ से, अगर किस रीजन से आप बढ़ते हैं तो आपको यहाँ अपने क्षेत्र में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे रीजन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ कर्नाटका केरला रीजन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिया हुआ, नॉर्थ रीजन दिया हुआ है जिसमें दिल्ली हरिद्वार रुड़की वगैरह आते हैं, जिसमें आपको इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट सब रीजन दिया हुआ है। इसके अलावा साउथर्न रीजन दिया हुआ है। ये आपके रीजन हो जाते हैं जिसमें आपके लिए आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ख़ास तौर से एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उन 100 क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसके अलावा जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 25 नंबर का, जिसके 25 ही नंबर आपको जोड़े जाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें आपका जीएस और करंट का पार्ट ऐड किया जाएगा, वो भी 25 ही क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर के होंगे। आगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स का नॉर्मल सा पार्ट जो हाई स्कूल तक लेवल के लिए होता है वो आपके लिए पूछा जाएगा, वो भी 25 क्वेश्चन होगा और 25 ही नंबर का होगा। इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी जो आप चूज करना चाहते हैं वो आपके लिए दिया जाएगा और वो भी 25-25 नंबर के होंगे। तो ये आपके वेटेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इनमें किन्हीं 3 में से आप करके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये 100 क्वेश्चन आपके लिए हैं और 100 मार्क्स के हैं, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और इन 1.5 घंटों में आपको ये कारनामा करना है। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। ये जो इसका जो नॉर्मल जो सिलेबस दिया हुआ है आपको यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्या क्या उसमें पूछ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे लिखा है कि क्वेश्चन ऑन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। जैसे मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको पूछेगा, जैसे नंबर सिस्टम पूछेगा, कंपोजिशन ऑफ द होल नंबर पूछेगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पूछेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। ऐसे आपको हिंदी में पूछेगा। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम में पास करते हैं तो आपके लिए फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा और ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको पास होने के बाद ही कराया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका जाके सिलेक्शन कहीं होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको पता होगा कि आपको अगर मेल हैं तो उन्हें 5 किलोमीटर 24 मिनट में रन करने हैं, अगर फीमेल हैं तो उन्हें 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में रन करने हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, अगर ये फीमेल हैं तो 1600 मीटर दौड़ना है, अगर मेल हैं तो 5 किलोमीटर आपको दौड़नी है। इसके अलावा 1600 मीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में भी दौड़ने पड़ेंगे आपको। ये दो क्वालिफ़िकेशन दिया है। अगर आप इस क्षेत्र से हैं विदाउट फॉर द लद्दाख रीजन, अगर आप लद्दाख रीजन के हैं तो आपको 1600 मीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ने होंगे। महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में और पुरुषों के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ने होंगे। और अगर आप लद्दाख के अलावा अन्य किसी राज्यों से हैं तो आपको इतने ही दौड़ने पड़ेंगे जितने आपके लिखे गए हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको
इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जानना चाहिए कि आपकी हाइट क्या है या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि इसमें जो हाइट के लिए किसी तरीके की छूट दी नहीं जाती है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि पहले आप अपनी हाइट को चेक करवा लें, फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि यहाँ लिख दिया है कि फ्यू कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन इन द हाइट मेंशन द अबव रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ हाइट फॉर द सच कैंडिडेट आर एज फॉलो। मतलब अगर इसमें लिखा है अगर आप पहाड़ी के रहेंगे या आप उस क्षेत्र के रहेंगे जहां आपको छूट दी जानी चाहिए तभी आपको छूट दी जाएगी, अन्यथा आपके लिए किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगे चलते हैं। या कुछ रिलैक्सेशन कुछ दिया है कैंडिडेट का, आप कहाँ से हों, ट्राइब हों या शेड्यूल ट्राइब हो, नॉर्थ ईस्ट के हों, तो आपको इस सेंटीमीटर में थोड़ा सा छूट ज़रूर मिल जाएगी। आप मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के हों या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के हों, तो आपको 165 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर के आसपास अगर आपकी हाइट है तो भी आपको उसमें ले लिया जाएगा। अन्यथा आप अन्य किसी स्टेट से हैं तो आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट में आपको सबसे पहले 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट फूलना चाहिए। आप फुला के अपना चेस्ट फुलाएं, कम से कम वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपका जो बिना फुलाया हुआ सीना 76 सेंटीमीटर रहेगा तो भी चलेगा, मगर ये सब के लिए ज़रूरी है कि हर क्षेत्र का जो भी कोई आएगा उसे 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाना ही पड़ेगा। अगला चलते हैं। कुछ वेट का बात है। वेट तो नॉर्मल सा सभी का हो जाता है। कुछ खास बातों पे हम गौर कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें कुछ यहाँ आपको दे दिया है कि कुछ आप जैसे एडमिशन लेते हैं या किसी कोई सर्टिफिकेट आप ले जाते हैं, इम्तिहान में अगर बैठते हैं तो आपको एक आईडी या सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है। तो आप वहाँ देखिए कि अपना आईडी जो है, जो भी आपके पास आईडी है, इवन कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल और पैन कार्ड जो भी हैं वो आपके पास होने चाहिए, और उसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम एज होने चाहिए आपके मार्कशीट के हिसाब से। आप 10वीं क्लास के मार्क के हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम, पिता के नाम सभी मैचिंग होने चाहिए। यहाँ हमने बताया था कि कितने नंबर आपको दिए जाएंगे परसेंट का। वहाँ एनसीसी में जो सर्टिफिकेट का परसेंट का हिसाब था तो हमने बताया था कि आपको किस पेपर तो 100 नंबर का है, जिसमें से अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको उसका एडिशनल 5 नंबर मिलेगा, और बी है तो 3 नंबर और ए है तो 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अगर आपको जब अप्लाई करना होगा, अगर आप किसी का प्रेफरेंस देंगे एप्लीकेशन में कि आपको कौन सा पोस्ट सबसे पहले बनना है, तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना होगा। इसे आप चाहे नोट कर सकते हैं। अगर बीएसएफ आप चाहते हैं तो उसका कोड ए भरेंगे, सीआईएसएफ चाहते हैं तो बी भरेंगे, एसएसबी चाहते हैं तो डी भरेंगे, आईटीबीपी चाहते हैं तो ई भरेंगे, असम राइफल चाहते हैं तो ई भरेंगे, एसएसएफ चाहते हैं तो एच भरेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही मेरे हिसाब से यही कुछ खास इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि आपके एग्ज़ाम में क्या ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा और बहुत सारा कुछ ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, और आपको हमने बता ही दिया है कि इसका क्या है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। यहाँ से बताया गया है कि मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से आप पहले सबसे पहले कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। उसके अलावा आप कैसे अपना अप्लाई कर सकते हैं खुद। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले यहाँ आपको आना पड़ेगा, ऐसे बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ आपको आधार नंबर या आधार पे यस करना पड़ेगा और आधार बताना पड़ेगा कि आपके पास आधार है। अगर आप आधार लगाते हैं तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है यस करना, और यहाँ आप आधार कार्ड भरेंगे। यहाँ आप आधार या वोटर कोई और भर सकते हैं। यहाँ नीचे आईडी नाम भरेंगे, यहाँ अपना नाम भरेंगे, फिर अपने नाम को वेरीफाई करेंगे। फिर उसके अलावा
अपने जो अगर कोई अन्य नाम है तो उसका नाम डालेंगे, फिर फादर का नाम डालेंगे, उस फादर के नाम को वेरीफाई करेंगे। ऐसे करते करते जो भी स्टेप आएंगे आपको यहाँ मदर का नाम भरना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका भरना है। ये समझिए आपको दो दो बार सारे प्रोसेस करने हैं। यहाँ मेट्रिकुलेशन का भरना है, कहाँ से आप पास किए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, आप जिस बोर्ड से पास किए हैं। यहाँ रोल नंबर आपका भरना है, रोल नंबर भी वेरीफाई करना है। पासिंग ईयर आपका अपने से खुद चूज कर लेना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब पास किया है। इसके अलावा यहाँ मोबाइल नंबर भर देना है, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे वाला आपका दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। तो जब दूसरा पेज खुल के आ जाएगा तो आपको ऐसे नॉर्मल सा दिखा दिया जाएगा आप जनरल है, EWS है, जो अगर आप जो हैं, अगर जनरल है तो जनरल पर टिक करिए, BC है तो BC, EWS है तो EWS का। और यहाँ नेशनलाइजेशन में इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया आप डाल सकते हैं। और आपके कहीं कोई मार्क्स हो कटे हों या कोई ब्लैक स्पॉट हो तो आप यहाँ उस चीज़ को भर सकते हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आपकी पहचान के लिए इसे यूज किया जा सके। आप थोड़ा बहुत जितना भी विकलांग हैं, अगर विकलांग हैं तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना नॉर्मल पूरा एड्रेस भर सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं, या आप दोनों करस्पॉन्डेंस और परमानेंट अलग अलग दोनों को भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप प्रीवियस कह सकते हैं सेव करके अगले स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ ड्राफ्ट होगा, फाइनल सबमिट होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास सेकेंड ऑप्शन खुल जाएगा। जब सेकेंड ऑप्शन खुल जाएगा तो आप वहाँ अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे। फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के पश्चात आप पूरा फॉर्म सेकेंड टाइम से आप देखेंगे कि आपका पूरा फॉर्म फिल कंप्लीट दिख रहा है। और इसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आप मिला लेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ आपको छूटी रहेंगी, आपका जैसे एग्ज़ाम सेंटर है छूटा रहेगा, अगर NCC है तो वो छूटा रहेगा, और जैसे आपका स्टेट छूटा रहेगा तो ये आपको फिलअप कर लेना है। और आपको यहाँ आपने कोड दे देना है। अभी हमने जिस पे बात किया था कि आप BSF चाहते हैं तो ये कोड, CISF चाहते हैं तो ये कोड वगैरह भर के आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने के बाद आपको हाई स्कूल का अपना डिटेल देना होगा। डिटेल देने के बाद आप टोटल कंप्लीट करेंगे फॉर्म। टोटल कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट करेंगे और फ़ोटो आप अपनी अपलोड करेंगे। और इसमें साइज़ आपको बता दिया है कि साइज़ कितना 20 KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए आपका, और 10 KB से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इतना हो, इसे आप अपलोड करके एग्री कर देंगे और ओके करके लास्ट में निकल जाएंगे। तो आपके लास्ट जाते जाते पेमेंट आपको हो जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। और इसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है और एग्ज़ाम का इंतज़ार करना है। एग्ज़ाम जल्दी से हो जाएगा और इसके लिए देरी नहीं होगी। और ये आपके सपनों का जो वैकेंसी है वो आ गया है। इसी को देखते हुए हमने आपके लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपका नोटिफिकेशन जानने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या चाहिए इस वजह से इसमें। और सब कुछ आपको इसमें मिल गया है। जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी नोटिफिकेशन में आपको जितना जानना बहुत ज़रूरी है वो हमने आपको दिया है यहाँ से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।